हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेश। फ्रेंड्स, अभी मैं चाय पीते वक्त ये बात सोच रहा था कि what today we can talk, what we should talk today. Since I am very interested in the politics, मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, but the political development that affects us, ये मुझे इंटरेस्ट लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज का प्रेजेंट सिनेरियो, पॉलिटिक्स जो है वो कभी-कभी ईयर्स लग जाता है चेंज होने में, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशंस changes with respect to time. जो की प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल स्टेट में, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो आज के डेट में एक सुपर पावर है। चाइना करीब 75% इन माय एनालिसिस यूएस को कॉम्पीट करता है। रशिया मिस्टर राजीव सीकरी साहब ने अपने बुक में लिखा है, रशिया कैन annihilate, can totally destroy अमेरिका। वो फॉरेन अफेयर्स में रह चुके, टॉप रैंक पे, सेक्रेटरी लेवल पे, वो अपने बुक में लिखते हैं। रीजन है न्यूक्लियर वेपन्स। यस, वॉर टेक्नोलॉजी के एरिया में देखा जाए तो रशिया इज comparatively much more advanced. He can handle the Western nations as well as US. If we both aid चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और ये चारों कंबाइंड नेशंस एक साथ हो जाए, प्लस न्यूट्रल सेंट्रल एशिया, प्लस यू नो अरब नेशंस आर न्यूट्रल, प्लस इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली गो देयर ऑन वे। अगर आप साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को देखें, फिलिपीन वगैरह वगैरह जो है, इंडोनेशिया, फिलिपींस, ब्रुनोई, है ना, इन सारे 10 नेशंस जो हैं, इनको अगर ऐड कर लिया जाए तो इनके अलग ये छोटे-छोटे आइलैंड नेशंस हैं, तो ये शिफ्ट करते रहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इंडिया एक पावरफुल स्टेट बने और इंडिया और चाइना का यहाँ पे बैलेंस बना रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पा रहा। ये उनकी उम्मीद थी 60s-70s में, है ना, लेकिन 2000 के बाद से पहले तो वो इंडिया को सीरियस लेते नहीं थे, लेकिन उनकी ये उम्मीद थी कि ऐसा हो कि चाइना को, है ना, सिंगल हैंडेडली एशिया में पूरा पावर ना मिले ओपन खेलने के लिए, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया उतना पावरफुल ना बन सका। लेकिन 2000 के बाद 1998 जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उसके बाद से इंडिया का स्ट्रक्चर
एरिया में बढ़ा। फिर 2000 के बाद गल्फ स्टेट्स भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करना शुरू की, या आना जाना शुरू हुआ, और फिर एशियन स्टेट्स भी आना जाना शुरू हुआ, है ना। तो अब जाकर के 15 से मिस्टर मोदी आए तो 10 सालों में 15 बार, है ना, गल्फ स्टेट का विजिट कर लिया बंदे ने, है ना। यूएई को अपना बिल्कुल बड़ी बना, वेस्ट बड़ी बना लिया, है ना। और वहां मंदिर भी बना दिया, BAPS वाला, बाप्स वाला मंदिर भी, टेम्पल वहां खड़ा कर दिया, है ना। तो यूएई के साथ तो एकदम ब्रदरली रिलेशन हो गया है आज के डेट में। और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनोई, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनके साथ भी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। और आजकल तो FTA पर नेगोशिएशन जो 20 साल पहले हुई थी, उसको री नेगोशिएशन हो रहा है, अभी आज ही ग्रेड हो रहा है। तो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंट $90 बिलियन का ट्रेड है इंडिया और इन लोगों के बीच में, वो एक डिफरेंट है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से एशिया जो है वो बना हुआ है। मिस्टर जयशंकर अपनी बुक में मेंशन करते हैं कि एशिया मल्टीपोलर वर्ल्ड मींस मल्टीपोलर एशिया, है ना। मल्टीपोलर एशिया मींस द इंडिया एट इट्स ऑन, फुट। जयशंकर साहब अपने बुक में मेंशन करते हैं। वो देखने में भी लगता है, क्योंकि यही लोग तो हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, है ना। तो ये ऐसे भी नहीं बोल रहे इधर उधर जाकर के, बिकॉज इनका माइंडसेट भी तो उसी तरह है जिस तरह ये सोचते हैं। ये सोचते हैं कि मीनिंग ये है कि सोचते भी लॉजिकल है इंडिया के इंटरेस्ट में, क्योंकि इंडिया यहाँ पे, तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना। तो उसी रेफरेंस में सोचा जाता है इस रीजन का क्या इंटरेस्ट। अब जो आज की पॉलिटिक्स चल रही है, लोग काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। जो भी नाइव हैं पॉलिटिक्स में, उनको ऐसा खुश नहीं होना चाहिए। लोग कुछ इस तरह हैप्पी हैं जो एंटी अमेरिका अप्रोच रखते हैं कि ट्रम्प आएगा तो नाटो फोर्सेस की जो पावर है वो कमजोर होगी। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यस, ट्रस्ट ब्रीच जरूर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल लीडर है, वो एक ट्रांजैक्शनल लीडर है, और कुछ देता है तो कुछ लेता है। वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन नहीं है। ये भी चीज आज के डेट में जुड़ी हुई है। दुनिया डेफिनेटली, ये एक कोविड के बाद से ना काफी कुछ दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पॉलिटिकल फैब्रिक में। चाइना धीरे धीरे, जिस तरह डैम के नीचे पानी सीप करता हुआ है, सीपिंग एक फिनोमेनन होती है ना, परकोलेशन करना, है ना, करते करते पूरे डैम को कोलैप्स कर देता है। अगर ग्लोबल सिस्टम का हम डैम समझे अमेरिका को, तो ये जो सीपिंग फिनोमेनन हो रहा है ना, वाटर नीचे से निकलता है, वो धीरे धीरे डैम को कमजोर कर देता है। तो चाइना इस तरह का काम कर रहा है, धीरे 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 अमेरिकन बैकयार्ड के अंदर एंटर कर रहा है। साउथ अमेरिका के अंदर मैं कल जो वीडियो बनाई थी, उसको बताया कि साउथ अमेरिका में वो इन्फिल्ट्रेट कर गया है। अब इतना बड़ा उसने कांड कर दिया है कि क्या ही बताएं। करीब 15 से ज्यादा उसने पोर्ट बना दिए, और भी कुछ इसमें डीप सी स्ट्रेटजिक पोर्ट्स हैं
जहाँ पे नेवल बेस बनाया जा सकता है। और क्योंकि वो चाइनीज कंट्रोल्ड भी हैं, चाइनीज फंडेड, चाइनीज कंट्रोल्ड हैं। और ये छोटे-छोटे स्टेट्स हैं, पेरू, चिली-फिल्ली टाइप के, तो ये लोग उसके डेथ ट्रैप में भी फँस जा रहे हैं। ये इसमें स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम आ जा रही है। और क्योंकि उसे चाइना करता जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, पहले तो इकोनॉमिकली उसे आउट करेगा अमेरिका को इसमें। इसमें इकोनॉमिक बैकिंग होगा, इकोनॉमिक बैक अभी आज मैं जब रनिंग करने जा रहा था, तो मुझे याद आया तो एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा याद आया कि लोग बातचीत आजकल कर रहे हैं कि अ, अमेरिका के बैकयार्ड में चला गया चाइना और ये इन्फिल्ट्रेट करेगा, वो करेगा। लेकिन कोई इस बात को नहीं कर रहा कि $300 बिलियन का चाइनीज़ सरप्लस है अमेरिका के साथ। अमेरिका चाइना जो ट्रेड है, उसमें $300 बिलियन का चाइनीज़ $296 बिलियन का चाइनीज़ सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस। तो अमेरिका तो ऑलरेडी डिफीटेड है चाइना से, है ना? दोनों 700 बिलियन के अप्रॉक्सिमेट करते हैं ट्रांजैक्शन ट्रेड में। तो ऑलरेडी डिफीटेड है, तो बैकयार्ड की क्या बात कर रहा है? लोग पूरे स्टैटिस्टिक्स नहीं रख रहे हैं, है ना? तो ये भी एक चीज समझने की बात है। हम्म चाइना playing well, no doubt about that. I'm very much impressed. जो करना चाहिए ना, वो कर रहा है। जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। हर चीज स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड है, हर एक्शन स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड है। मेरा भारत महान तो है केवल ये स्लोगन में ही है, लेकिन असल में ये चाइना के लिए वैलिड है। कोई नेशन 30 सालों में इतना बड़ी ग्रोथ करना ना, किसी भी नेशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट, माइलस्टोन अचीव किया उसने, मस्ट बी अप्रिशिएटेड। और डिसिप्लिन फोर्सेस हैं, डिसिप्लिन फोर्सेस, डिसिप्लिन सिविल सर्वेंट्स हैं। ये उनकी सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर काम कैलकुलेटेड करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटजिकली प्लेस्ड, स्ट्रेटजिकली डिसीजन लेते हैं और उसको परस्यू करते हैं। जहां इन्वेस्ट करते हैं उससे कुछ ना कुछ वो निकालते भी हैं। मैं उनको हर चीज में उनको ऑब्जर्व करता हूँ, चलने बोलने की स्टाइल। जब शी जिनपिंग भी आगे बढ़ता है, उसके साथ जो आर्म फोर्सेस होती हैं, नहीं, उनमें जो एनर्जी लेवल होता है, बाकी लोगों में एनर्जी लेवल जो होता है, उनके ब्यूरोक्रेट्स के एनर्जी लेवल्स जो है, मैं उसको जज करता हूँ कि हाउ दे आर एक्टिव, है ना? जैसे ही ऑस्ट्रेलियन प्लेन्स उसकी टेरिटरी के पास ही जाते हैं, है ना, ताइवान के स्ट्राइट के पास ही, तब तक उसने अपने ही प्लेन से उसके जस्ट पीछे लगा दिया, वार्निंग भेज दी कि आप इस वायलेशन कर रहे हैं, है ना? आप समझिए हाउ मच दे आर एक्टिव, दे आर सेंसिंग एवरी बिट ऑफ डेवलपमेंट, है ना? तो चाइना इज वेरी एक्टिव राइट नाउ एंड मस्ट बी अप्रिशिएटेड। इस रीजन में अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर चाइना बनने वाला है। अमेरिका धीरे धीरे, अमेरिका महान है, कारण है उसका, क्योंकि जब इसने स्ट्रक्चर बनाए, ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसके पहले भी उसने स्ट्रेंथ डेवलप की। जब वो आजाद हुआ, आज 250 साल हो चुके हैं अमेरिका को आजाद, सारे नेशंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
70-75 साल हुए, 150-150 साल तक तो वो पूरा अपने आप को डेवलप किया, अमेरिका ग्रेट बनाया उसने। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया यूरोप का, तब उसने मार्शल प्लान के तहत उसको फंड देके बनाया। उसने नाटो फोर्सेस बनाई, उसने ही सारे ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाए, और जो ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाए तो सारे अपने फेवर में बनाए। और हम सभी जो प्ले कर रहे हैं ना, आज हर कंट्री के सिटीजन बोलते हैं अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ वो कर दिया। नहीं, ये सारी कंप्लेंट्स क्यों हैं? क्योंकि अमेरिका का ही पूरा फैब्रिक बनाया हुआ है ग्लोबल स्ट्रक्चर। उसी के करेंसी से आपके फॉरेन ट्रेड होती है। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी ट्रेड नहीं है तो आपको एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो पाएगा, है ना? दूसरे कंट्री के साथ एंगेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे। You need to have your dollars in your pocket, है ना? तो ग्लोबल फैब्रिक में आप यूएन जाते हैं, उसी की बॉडी है ना? उसी ने सारी चीजें तैयार की अपने फेवर में, वीटो पावर अपने पास रखा। वीटो पावर से हर डिसीजन ओवरटर्न कर देता है। पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा नहीं बनेगा, केवल और केवल अमेरिका बीच में खड़ा हुआ है, अदरवाइज कल पैलेस्टाइन स्टेट बन जाए। अभी अरब नेशंस के 56 कंट्रीज, 55 कंट्रीज ने मिलकर के अरब ओआईसी जिसको बोलते हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, काउंसिल, उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया कि इसको इस तरह होना चाहिए, स्टेट बनाया जाए, एट्रोसिटीज कम की जाए, और नहीं हेल्प भेजी जाए गाजा के अंदर। लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, नोबडी केयर्स, है ना, अबाउट इन सभी लोगों की वॉइस से कोई मतलब ही नहीं। अमेरिका का सिंगल वीटो ही काफी है। ये अरब स्टेट्स ये बातें कर रहे हैं, इन्हीं के अंदर आर्म फोर्सेस, उन्हीं के आर्म फोर्सेस यहाँ मौजूद है, अमेरिकन फोर्सेस। हर नेवल शिप पे उनका नेवल ये वॉरशिप्स खड़ी हुई हैं हर जगह, है ना? तो अमेरिका के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? हर पूरे अर्थ पर, मैं मेरे सामने मैं देख रहा हूँ कि पूरे अर्थ पर उसने अपने आर्म फोर्सेस डिप्लॉय कर रखे। फ्रांस, सॉरी, जापान, साउथ कोरिया में 55,000 फोर्सेस हैं, फिलीपाइंस में 9 मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं यूएस ने, है ना? ताइवान को वो फंड करता है, साउथ एशियन पूरा नेशंस पे कंट्रोल है। ऑस्ट्रेलिया उसका फ्रेंड इधर ही है ना? अब इंडिया को फ्रेंड बना ले, जो कि बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका को इंडिया को पटाने के लिए, समझ में आ रहा है आपको, अमेरिका हर हद तक जा रहा है। और अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, अभी 10-5 लोगों का जो सिलेक्शन हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को, इंडिया को ऑफर पटाने के चक्कर में वो किसी हद तक जा रहा है। और इंडिया को अगर उसने तोड़ दिया एशिया में, बीइंग एज इंडिया इज ए पावरफुल नेशन, अगर ये टूट जाए और डीलिंक हो जाए रशिया के साथ, रशिया इंडिया राइवलरी अगर पैदा हो जाए किसी भी तरीके से, है ना, तब जो मामला है हम इधर कंटेन कर लेंगे इंडिया को, सॉरी चाइना को, और यूरोप कंटेन कर लेगा रशिया को। और फिर अगर यहाँ पे कोई वॉर छिड़ जाए तो अमेरिका तो है बहुत दूर, यही लोग अब आपस में निपटे, है ना? अमेरिका तक कुछ होना थोड़ी है, कोई किसी की मिसाइल अमेरिका तक नहीं पहुंचने वाली। उसके पास डिफेंस सिस्टम है, वहीं वो तो पैसिफिक में गिरा देगा वो, या तो अटलांटिक में गिरा देगा। मेन लैंड पे तो पहुंचने वाला ही नहीं है, क्योंकि लैंड से किसी के साथ कनेक्टेड है नहीं। कोई टैंक सैंक लेके कुछ तो जाएगा नहीं, बॉर्डर किसी का मिलता है नहीं, बिल्कुल सेफ है। अदरवाइज अमेरिका वहां नहीं होता जहां वो है, जियो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड नहीं होता वहां पे। अगर यूरोप के या कहीं और पास होता तो लोग टैंक लेके घुस जाते। वो तो पानी में कैसे आदमी जाएगा, 7 समुंदर पार। हाँ, रशिया ने स्ट्रेटेजिक 1963 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो लोग बोलते हैं उस समय किया था। तो तरीके हैं, सबमरीन्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, और चेक्स बैलेंस भी है। अगर वॉर से कोई इम्यून नहीं है ना, इम्यून कोई नहीं है।
अगर एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट फिनोमेनन होता है तो जरूर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस होगा, है ना। अब इजराइल भी इतना बड़ा सिस्टम तैयार कर रखा था, ईरान ने मारा 200 मिसाइल, कुछ मिसाइल तो जाकर टकराई ना, सारे को तो उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। डिफेंस सिस्टम मौजूद तो है, हजारों मिसाइल किसी ने लॉन्च कर दिया, तो उसमें से मान लो कि 500 मिसाइल को मार दिया आपने, 500 तो गई ना, है ना। अब 5000 न्यूक्लियर वेपन्स के आसपास है रशिया के पास, अगर उसने लॉन्च कर दिए तो फिर इतिहास बदल जाएगा ना, है? तो कोई इम्यून नहीं है सिस्टम में। देखना ये है कि सिस्टम किस तरह है, और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलना भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो ग्लोबल स्टेज में आज के फिनोमेनन में यही सारी बातें हैं, और कुछ स्टेट ताकतवर बन रहे हैं, कुछ यू नो डिक्लाइन स्टेज में है। अब यूरोप अपने सेल्फ रिलायंस के लिए एक्सप्लोर कर रहा है, और अमेरिका के साथ अब ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। इससे ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है ट्रांजैक्शनल होने से, है ना। पहले अनवेवरिंग सपोर्ट थी, और लेकिन अब सस्पिशन पैदा होता है कि अमेरिका हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो इसलिए अब सभी लोग अपना अपना पॉकेट से पैसे खर्च करेंगे और फिर अपना सिस्टम तैयार करेंगे। तो सेल्फ रिलायंस भी है, तो अब अमेरिका भी यूरोप भी टर्न कर रहा है इंडिया की तरफ, है ना, क्योंकि अब ये लोग ट्रेड वॉर में चले गए, यूरोप और चाइना। वो 30% उनके ऊपर इम्पोज कर दिया टैरिफ, यूरोप ने, यूरोपियन यूनियन ने 30% टैरिफ इम्पोज कर दिया चाइनीज इंपोर्ट पर। एज ए रिजल्ट चाइना भी उसमें रिटेलिएटरी मेजर्स ले रहा है। अब मिस्टर ट्रम्प आए हैं, कह रहे हैं 60% इम्पोज कर देंगे। अब 60% करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ करेगा। इसीलिए मिस्टर सी जिनपिंग ने हीट फील किया कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेटर करो, है ना। तो चलो 2020 के पीछे चले जाते हैं। तो क्योंकि 2020 के पीछे जाने का मतलब जैसा था वैसे हो गया, है ना, जैसे पहले था वैसे हो गया। अब फिर फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट होगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए चलो 2020 हो लेते हैं दोनों लोग, है ना। तो यही डिसंगेजमेंट हो गया इंडिया का अभी के डेट में। लेकिन अभी के डेट में चाइना मुश्किल में है, इकोनॉमी डाउनफॉल कर रही है, एक्सपोर्ट डाउन वर्ल्ड हो रहा है, इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही है ना। तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर का अभी उसने पैकेज देने की कोशिश की है जिनपिंग साहब ने। अब देखिए उससे क्या इम्पैक्ट आता है, लेकिन ओवरऑल स्पाइरल इकोनॉमी मुश्किल में है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करो। 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, है ना। तो अननेसेसरी वॉर से एंगेजमेंट, है ना, करने से सिस्टम बेकार और हो जाता है ना? तो अब उनको भी पता चल गया कि इंडिया कैन प्ले स्ट्रेटजिकली। पहले उनको एक बात थी, 1985 की बात है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो उस दौरान इंडिया के साथ जब 62 की वॉर के बाद टोटल डिसएंगेजमेंट हो गया था। तो जब 85 में एंगेजमेंट होना शुरू हुआ तो बात ये बन गई कि बॉर्डर डिस्प्यूट अलग से डील करेंगे, बाकी इकोनॉमीज वगैरह वगैरह जो है चीजें, बाकी एंगेजमेंट एक तरफ और बॉर्डर इश्यूज एक तरफ। यही अभी भी कह रहे थे वो, है ना, कि बॉर्डर एंगेजमेंट जो है उसको अलग से कर लेते हैं, बाकी जो इश्यूज हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, क्योंकि वो तो इन्वेट करके आगे बैठा है ना। तो बॉर्डर डिस्प्यूट अलग से कर लेते हैं, चलने दो। अब सवाल ये था पता है इसमें कि पिछली जो गवर्नमेंट्स हुआ करती थी वो मेंटल प्रेशर लेने के लिए ना उतना तैयार नहीं, जो भी है मामला जल्दी सेटल करो, है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको ठीक अलग से कर लेंगे, टाइम लगेगा, करने दो, कोई और करेगा, जैसा भी चलेगा चलने दो, मैकेनिज्म बना दिया है उसने,
उसी समय के कई सारे मैकेनिज्म बने, ऑर्गेनाइज छोटे-छोटे कमेटी टाइप के बन गया, है ना? इंडिया, चाइना वगैरह-वगैरह कमेटी, है ना? ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करेंगे। तो इससे वो उनको प्रेशर लेना जो मेंटल मैकेनिज्म होता है वो नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फील्डिंग तैनात करना भी जानती है, उसमें कैप्टन बड़ा तगड़ा है। आज के एडमिनिस्ट्रेशन में कैप्टन बड़ा तगड़ा है और वाइस कैप्टन भी तगड़ा है, मिस्टर जयशंकर भी तगड़ा है ना? तो फील्डिंग बड़ी टाइट करके चल रहा है और चाइना को पता चल गया और इन्होंने कहा कि नहीं, 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 ये नहीं होगा। पीछे जो गलतियाँ हो गई। अब हम पहले पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे, देन फिर इको सो अब ये सारे जो मामले बन गए, तो अब चाइना को एहसास हो रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाइना अपनी इकोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वो जानता है कि अगर मैं कुछ हूँ, तो इकोनॉमी की वजह से हूँ। अगर मैं ताकतवर हूँ, वो इकोनॉमी को पहली प्राथमिकता देता है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 1985 में जब रिलेशनशिप राजीव गांधी ने ऐसा हाथ बढ़ाया, तो उसने भी बढ़ाया और उसके बाद केवल उसने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया, क्योंकि 90 के बाद उसने जो रिफॉर्म्स किए और सीधा उसने एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया और भारत के लोग समझ नहीं पाए कि क्यों हाथ बढ़ाया, है ना? क्यों हाथ बढ़ाया इसको समझ ही नहीं पाए और क्योंकि इन्होंने हाथ बढ़ाया और दरवाजे खोल दिए और वो माल बना-बना के सब सप्लाई करता गया भारत और अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन करता गया, ये उसकी मार्केट बन गई। जिस तरह पाकिस्तान आज मार्केट है, पाकिस्तान को उठने के लिए ना उनकी कमर टूट जाएगी। इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, लैकस हो गई है इतनी ज़्यादा, रिलैक्स लोग हो गए हैं ना, वो काम नहीं करना चाहते। हर चीज़ बनी-बनाई आ जाए और कभी वहाँ पे हर चीज़ बनाता है वो, अपना इंजीनियर ले जाता है, अपने एक्सपोर्ट करता है, $24 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। इम्पोर्ट 2 बिलियन के गधे ले जाता है पाकिस्तान से। कुछ गधे आजकल पाकिस्तान में जेल में रहते हैं, है ना? इमरान खान टाइप के। लेकिन गधों का एक्सपोर्ट करता है वो, जो पाकिस्तान से। क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया मिस्टर मोदी सही टाइम पे आया और मिस्टर मोदी स्ट्रेटेजिक व्यक्ति भी है ना? उसमें लोग बोलते हैं उसको चाय बेचने और वो खुद भी क्रेडिट लेने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है वो। वो चाय वो बेचने की बात करता है, इससे पता चलता है कि वो जो मिनिमम लेवल के लोगों के साथ अपना ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन कर लेता है, कि हम भी तुम्हारे स्टेटस में हैं, वहीं से आए हुए हैं। वो आदमी तुम्हारे इश्यू को हम बढ़िया जानते हैं, है ना? तो उसके साथ वो और अपर लेवल का, उनके साथ भी वो इंटीग्रेशन कर लेता है। जो समाज के हर वर्ग से वो इंटीग्रेशन कर लेता है। ये जो चाय-वाय बेचने का कॉन्सेप्ट बोलता है, वो कभी चाय बेचा है क्या? हर 5 साल, 10 साल की उम्र में मान लो किसी ने चाय बेचा भी है, बाकी तो उस 10 साल की उम्र में क्या होता है? चाय तो कोई भी बेच लेता 10 साल में। छोटे-छोटे बच्चे जब उनका ज़माना रहा होगा तो भारत में कुछ था ही नहीं। चाय बेच रही तो क्या बुरा थी, है ना? सवाल चाहे वो नहीं बेचा है, वो कुछ नहीं बेचा, है ना? वह 30 साल से चीफ मिनिस्टर 15 साल रहा है वो आदमी, उसको चाय बेचने वाला कहते हैं? कौन है जो 30 साल 15 साल चीफ मिनिस्टर उसको उसके एटीट्यूड में चाय बेचना अभी भी है। 15 साल से वो प्राइम मिनिस्टर है। वो आदमी जो 30 साल तक गवर्नमेंट की टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव रहा है, उसको आप चाय चाय बेचने वाला, दही बेचने वाला बताते हो। हुँ? ये बेकार सी बातें हैं। वो चाय बेचने वाला नहीं, वो मास्टर है, पॉलिटिशियन है। हुँ? उसके हर शब्द बहुत इस नपे-तुले होते हैं। हुँ? तो
बहुत डिफरेंट चीज है। हाँ, अच्छी बात ये है कि वो कुछ भी है ना? लेकिन वो अभी कंट्री के लिए वेलफेयर में है। हाँ, लेकिन अब का जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, अब का जो अब मिस्टर मोदी का भी इन्फ्लुएंस उतना नहीं रह रहा। मैं भी देख रहा हूँ कि वो डाउन होता जा रहा है। और क्योंकि वो डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो उनके स्टेट में जो उनकी मशीनरी है ना, ये बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स में वो फेल हो रहे हैं। हुँ। मैं देख रहा हूँ ये योगी आदित्यनाथ को यहाँ बैठाया हुआ है ना? ये बेहद बेकार आदमी है। ये जो अभी यादव को बैठाया है यहाँ मध्य प्रदेश में, ये तो किसी काम का आदमी नहीं है। ये जो छत्तीसगढ़ का आदमी है, ये भी बेकार आदमी है। मैं भी उसको रिकॉर्ड में रखा हूँ, वो इस स्टेटमेंट उसको नोट करके, है ना? तो मैंने देखा है उसमें उसके उसकी बात में भी कोई दम नहीं है। मेजर मेजर स्टेट में इनकी सरकार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हरियाणा भी बना दिया, है? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन एक सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भारत का कानून है ना, आप उसको ऑब्ज़र्व करें। आप इलेक्ट अगर हो गए हैं, तो डिलीवर करें। इलेक्ट होने के बाद की पॉलिटिक्स मत करें। समाज के अंदर डिवीज़न करने की पॉलिटिक्स ना करें। इससे नेशन की स्ट्रेंथ पे का प्रहार कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपकी चाल-चलन है ना, बहुत बुरी है। आप डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते? लोगों को ये नहीं पता। हम देखते हैं, एक दिन मैं चौराहे पे बहस करके कई सारे उसमें लोग लगे हुए थे। मैं भी वहाँ बैठा था, तो मैं चुपके चाय पिया और वहाँ से निकल रहा। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम कुछ बोलते नहीं हो कभी, है ना? तो हमने कहा मुझे बोलना ही नहीं आता। हुँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना सा एक शब्द बता दो, एक ही शब्द बता दो यार, जितना डिबेट आप लोग कर रहे हैं, एक सिंगल वर्ड का मुझे जवाब दे दो। उत्तर प्रदेश के अंदर बजट पास होता है, तो कुल कितने अमाउंट का बजट पास हुआ? पॉलिटिक्स का डिस्कशन कर रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ कि कितना बजट पास हुआ, और एजुकेशन हेल्थ के सेक्टर में कितना बजट सैंक्शन किया गया? कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इस गवर्नमेंट ने बनाए? कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स को रिक्रूटमेंट किया? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स की कमी, रिक्रूटमेंट ना होना, कितना अमाउंट एजुकेशन का हायर एजुकेशन में जाता है? फॉर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? एवरीबॉडी वाज साइलेंट। कोई नहीं बोल, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा कि जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, तो फिर आप नहीं बोलते। इसलिए मैं चाय पी के अपने घर जा रहा हूँ, है ना? स्टेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्या है? किस डिपार्टमेंट की क्या पॉलिसी पे डिस्कशन कर रहे हैं आप? एमएसएमई, है ना? सेक्टर पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। आपका बच्चा क्या करता है? ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये हमारे बच्चे, हमारी ज़िंदगी और आने वाली जनरेशन को अफ़ेक्ट करती है, वो भी डायरेक्टली अफ़ेक्ट करती है। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल आप तब तक नहीं बनाओ। वो बात क्या करते हैं पता है? लूज़ टॉक करते हैं। हमारी जाति का ये है, हमारी जाति का वो है, ये है, वो है, ये इनको उनको, इन्होंने ये का किया, उन्होंने वो किया, है ना? फलाने को फला किया उन्होंने, मतलब एक नॉनसेंस, नॉन सीरियस टोटल एक्टिविटी। और ऐसे नॉन सीरियस एक्टिविटी में वो कभी एक जाति का ऊपर से कुछ एक शब्द बोल देगा चीफ मिनिस्टर, और इधर ये दिन दिन भर डिबेट करेंगे 6-6 महीने तक। फलाने ने फला बोल दिया, उस 6 शब्द बोल देगा पूरे साल भर में, तो इनके लिए पूरा वो पैसेज बन जाएगा, रोज डिबेट का पॉइंट मिल जाता है। ये जितने नालायक बैठते हैं, है ना, चौराहे पर राजनीति करने के लिए पान खा खा के। उत्तर प्रदेश में हर जगह राजनीति के पूरे सेंटर खुले हुए हैं, जहाँ चाय की दुकान होती है ना? वहाँ ये डिबेट होते रहते हैं, वो भी नॉन सेंस इश्यूज पर।
न्यूज़ पेपर हिंदी के आते हैं, अब हिंदी वाले वो अपने हिसाब से छापते हैं, जो ट्विटर पे वो ट्वीट करते हैं वही वो न्यूज़ बन जाता है उनके लिए, कोई उसमें सब्जेक्टिव एनालिसिस भी नहीं होता। तो ये है हमारे यहाँ इंटरनल अफेयर्स, अब वो है एक्सटर्नल अफेयर्स, सो वी विल सी इट व्हाट इज हैपनिंग। ये आपका भविष्य है जिस पर हम देख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अंधे लोगों के लिए शासन कितना भी बेहतरीन बना दीजिए, चश्मा बेचोगे अंधों के शहर में, है ना, तो क्या बिकेगा और क्या कौन पहनेगा। तो जरूरी है सिटीजन्स की आंखें खुलनी, है ना, तब उनके लिए चश्मा बेचेंगे तो शायद उनको खरीदना अच्छा लगे और वो दूर तक देख पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ माशाल्लाह है, तो कहने की जरूरत नहीं, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन हमें हमें शर्मिंदगी फील होती है जब हम इजराइल जैसे छोटे से स्टेट के ऊपर गर्व फील करते हैं कि वो हमारा मित्र है। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हमारी है और चंद मिलियन लोग हैं, चंद मिलियन लोग हैं। नोबेल प्राइज विनर करीब काफी लार्ज नंबर में उनको मिल चुके हैं नोबेल प्राइज, हमारे यहाँ एक भी नहीं। ऐसा क्या है पता नहीं, क्या है हमारे यहाँ का जो कल्चर है ना, वर्क कल्चर है, सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है वो कितना डिफरेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कल्चर है, क्या है। हमारा वर्क कल्चर ठीक नहीं है, हम बेवजह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। 70% to 80% हमारे पीपल बेवजह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, अननेसेसरी वर्क करते हैं। जब कोई काम करना हो, काम को किया जाना चाहिए, लेकिन वो प्रोडक्टिव किस तरह किया जाए, एफिशिएंट किस तरह किया जाए, इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। जब हम कोई काम कर रहे हो तो हाउ आई कैन डू इट प्रोडक्टिवली। सो थैंक यू वेरी मच। ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता, तो मेरी वीडियो कोई देखता भी नहीं। देखिए, मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करता, कारण है मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एटलीस्ट जहां आप बोल सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो आप बोल भी नहीं सकते थे, है ना। तो थैंक्स टू यूट्यूब कि इसने हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, एटलीस्ट डेमोक्रेटाइज कर रहा है सोसाइटी को इसी के तहत, कि हम अपनी आवाज अपनी सोसाइटी के बीच अपने थॉट को रख सकते हैं। अब ये हमारे लोगों पर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना है। कल्चर तो मैं बता ही चुका हूँ हमारा कल्चर किस तरह है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।